नमस्कार दोस्तों, सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की ज्योग्राफी में राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और भौतिक प्रदेशों में हमने लगभग 3 क्लास की हैं, और आज हम चौथी क्लास में पढ़ेंगे। मरुस्थल पढ़ रहे थे। देखो, इसमें पिछली क्लास में हम मरुस्थल के 8वां पॉइंट चल रहा था। 8वां पॉइंट शायद, हाँ 8वां ही था। राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान की भौतिक प्रदेश, ठीक है। और राजस्थान की भौतिक प्रदेश में देखिएगा, हम बात करें राजस्थान के भौतिक प्रदेश में, हम बात करने की बाद हम पढ़ रहे हैं मरुस्थल। क्या पढ़ रहे हैं? मरुस्थल। और मरुस्थल में 8वां पॉइंट चल रहा था। कौन सा पॉइंट चल रहा है? 8वां। और 8वां पॉइंट है मरुस्थल का महत्व। मरुस्थल का, थार के मरुस्थल का है ना, थार मरुस्थल का महत्व पढ़ रहे थे। क्या महत्व है? तो मैंने एक बात बताई थी इसके महत्व के संबंध में, कि इसके महत्व में देखिएगा, हम बात कर रहे थे कि यह है भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में कल बात कर ली मैंने। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आएंगे, कौन आएंगे, ठीक है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में निम्न वायुदाब का केंद्र बनाता है। निम्न वायुदाब का केंद्र बनाता है, ठीक है। एक बात ध्यान रखिए। और निम्न वायुदाब से देखिएगा, निम्न वायुदाब से ये भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा करवाने में सहायक होता है। भारतीय भारतीय उपमहाद्वीप में भारतीय उपमहाद्वीप में भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा करवाने में सहायक है। वर्षा करवाने में सहायक है। भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा करवाता है। कल मैंने समझाया था कि मरुस्थल के कारण यहाँ का तापमान ज़्यादा होने से वायुदाब कम होता है, और हिंद महासागर का वायुदाब ज़्यादा होने के कारण यह हवाएं क्या होती है, मानसून ले जाती है। पिछली क्लास में मैंने बता दिया था, ठीक है। ये ऋतु चक्र का नियमन करता है। यह ऋतु भारतीय उपमहाद्वीप में यह भारतीय ये भारतीय उपमहाद्वीप में ऋतु चक्र का नियमन करता है। ऋतु चक्र का निर्गमन करता है। भारतीय उपमहाद्वीप में ऋतु ये बनाता है, इसी कारण से आगे ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु ये बनती है, ठीक है। तो ऋतुओं को प्रभावित ऋतु बनाता है, ठीक है। वर्षा करवाने में सहायक है, और निम्न वायुदाब का क्या बनाता है, केंद्र बनाता है। ये लोहेस के मैदानों का निर्माण करता है, ठीक है। यह लोहेस के लोहेस मैदान समतल मैदानों का निर्माण करता है, ठीक है। बालू उठ उठ के मैदान बनाती है। लोहेस के मैदानों का क्या करता है, निर्माण करता है। लोहेस के मैदानों का निर्माण करता है, ठीक है। इस कारण से इसका महत्व है, मैंने समझा दिया इसका क्या महत्व है, तो आप समझेंगे कि ये निम्न वायुदाब का केंद्र बनाता है, वर्षा उड़ाने में सहायक है, ठीक है। और ऋतु चक्र में सहायक है, लोहेस के मैदानों का निर्माण करता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, इसका क्या महत्व है, ठीक है। इसकी बात हमने कल समझाई भी थी, भारतीय उपमहाद्वीप के संबंध में बातें बताई थी। अब मेरे भाई हम आगे और पॉइंट पढ़ते हैं। देखिएगा, आगे हम पॉइंट पढ़ते हैं, 9वां पॉइंट बात करते हैं, ठीक है। 9वें पॉइंट की बात करते हैं, विशेषताएं मरुस्थल की, थार मरुस्थल की विशेषताएं। थार मरुस्थल की विशेषताएं थार मरुस्थल की विशेषताओं की बात करते हैं हम, ठीक है। देखिए, विशेषताओं में सारे पॉइंट लेने की कोशिश करेंगे हम। देखिए, इसमें जनसंख्या कितनी निवास करती है ये भी हम लेंगे एक बार, सारे पॉइंट छोटे छोटे लेंगे। फिर यहाँ जनसंख्या के बाद में बात करूँ मैं, क्षेत्रफल कितना है, इसका कितना क्षेत्रफल है, यहाँ की मिट्टी कैसी है, यहाँ की जलवायु कैसी है,
जलवायु कैसी है, ठीक है। यहाँ मुख्य नदी कौन सी है, यहाँ मुख्य नहर कौन सी है, नहर की बात करें तो मुख्य नहर कौन सी है, ठीक है। मिट्टी कैसी है, जलवायु कैसी है, यहाँ का तापमान, औसत तापमान कितना है, तापमान, तापमान औसत है, औसत तापमान कितना है, ये अवशेष किसका है, अवशेष किसका है, तैतीस सागर का अवशेष है, ठीक है। यहाँ कृषि कैसी होती है, कृषि, कृषि की बात करूँ, ठीक है। तो कृषि की बात करें, देखिएगा आगे लिख रहा हूँ मैं, चलो इसमें आगे चलते हैं, पढ़ते जाते हैं, ठीक है, लिखते जाते हैं साथ साथ। जनसंख्या यहाँ की निवास करती है बेटा, 40% राजस्थान की जनसंख्या निवास करती है। ये क्षेत्रफल कितने से 61.11% भाग पे फैला हुआ है। मिट्टी की मैं बात करूँ तो यहाँ बलुई मिट्टी है, कैसी मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, जिसको हम रेतीली मिट्टी भी कहते हैं, रेतीली मिट्टी या बलुई मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। या मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं, मरुस्थलीय, मरुस्थलीय मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी है यहाँ पर, ठीक है, ओके। ये मरुस्थलीय मिट्टी है, इस मिट्टी में देखिएगा, इस मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है, पानी ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, धारण करने की क्षमता काली मिट्टी में होती है, इसमें ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। इस मिट्टी में क्या होता है बेटा, इस मिट्टी में जैसे ही पानी है, कि पानी सोख, पानी कितना डाल दो इसमें, तो पानी कितना डाल दो इस मिट्टी में, फिर भी वो पानी को पूरा सोख लेता है। कहने का मतलब इस मिट्टी में जल ग्रहण, क्या, जल ग्रहण करने की क्षमता, ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, जल ग्रहण करने की क्षमता इसमें ज़्यादा है, क्षमता अधिक होती है, इनमें जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, ठीक है। हाँ, अगर मैं बात करूँ जलवायु की, मरुस्थल की जलवायु कैसी, विषम जलवायु है, ठीक है। बेटा यहाँ की जलवायु कैसी है, विषम जलवायु है, विषम जलवायु है, विषम जलवायु है, ठीक है। सम जलवायु नहीं, यहाँ की विषम जलवायु है, ठीक है। और आप पढ़ते भी हैं, देखिए शुष्क मरुस्थ, यहाँ की जलवायु शुष्क भी है और क्या है, अर्ध शुष्क भी है, शुष्क और अर्ध शुष्क है, शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु है, ठीक है। अगर आपको पूछ रहे राजस्थान की जलवायु कैसी है, थोड़ा राजस्थान की जलवायु अगर बात करें तो मैं बताऊंगा आपको राजस्थान की जलवायु कैसी है। देखिए थोड़ा सा पॉइंट में बताऊँ आपको, राजस्थान की जलवायु नोट में समझे आप इस बात को। देखिए दो चीज़ है बेटा, जलवायु से संबंधित मैं एक चीज़ बता दूं आपको, कि आपको ये क्वेश्चन पूछेंगे कि जलवायु में, देखो भारत की राजस्थान की दोनों की आप ध्यान रखेंगे, मैं समझा दूं आपको, फिर राजस्थान की बात करते हैं। देखो जलवायु की हम बात करें तो देखो बेटा, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको हम 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक, भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर रेखा कहते हैं, ठीक है। हाँ जी। अब बेटा इसमें क्या है कि देखो समझने की कोशिश करना आप, ये ऊपर वाली लाइन कौन सी है, कर्क रेखा है, कौन सी है, कर्क रेखा है। तो नीचे वाली लाइन कौन सी है, मकर रेखा है, कौन सी है, मकर रेखा है, ठीक है। सूर्य की किरणें इन तीनों के बीच में लंबा चमकती है, और बेटा ये 66.5 है, जिसको हम क्या कहते हैं, आर्कटिक वर्त कहते हैं, क्या कहते हैं, आरक, आर्कटिक वर्त कहते हैं इसको, आर्कटिक वर्त कहते हैं। और ये है 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, क्या ही, उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव है, ठीक है। और ये 66.5, मैं दक्षिण की बात करूँ, दक्षिण में ये 66.5, ये लो, ठीक है, ये 66.5 ये दक्षिणी है, 66.5 दक्षिणी अक्षांश, ये आड़ी रेखा है सभी अक्षांश से, साढ़े ये दक्षिण अक्षांश इसका नाम क्या है, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक वर्त है, ये अंटार्कटिक वर्त है, ठीक है, ये अंटार्कटिक वर्त है। अब आप गौर से देखो, यहाँ देखिएगा, ये 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव है, नॉर्थ पोल है, वो नॉर्थ पोल, ठीक है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब सूर्य की किरणें इनके बीच में चमकती, लंबवत चमकती हैं, तो यहाँ की जलवायु कैसी है बेटा, उष्ण कटिबंध है। सूर्य की किरणें इनके लंबवत चमकती है, इनके बीच में सूर्य की किरणें यहाँ लंबवत चमकती है, ठीक है। जलवायु में इसको और डिटेल से पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। फिलहाल थोड़ा समझो इसमें, ताकि मरुस्थल का समझ में आ जाए आपको। तो यहाँ की जलवायु कैसी बेटा, उष्ण कटिबंध है, कैसी है, उष्ण कटिबंध है, उष्ण कटिबंध यहाँ की जलवायु है। अगर यहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंध है, तो आप इस चीज़ को देखिएगा, राजस्थान, भारत की मैं बात करूँ, भारत का आधा भाग, भारत का लगभग आधा भाग की मैं बात करूँ, यहाँ देखो, भारत का आधा भाग से भी, ये आधा भाग किस में जा रहा है बेटा, ये आधा भाग भारत का किस में जा रहा है, नीचे जा रहा है। अब आप गौर से देखो, इसको हम थोड़ा बड़ा बड़ा करते हैं इसको, समझ रहे हो बात, ये देखो आप, भारत का ये भाग किस में जा रहा है, उष्ण कटिबंध में जा रहा है। अब आप देखो उष्ण कटिबंध ही है ना, भारत का लगभग भाग देखो,
आधा भाग से ज्यादा भाग किसमें जा रहा है, उष्ण कटिबंध में जा रहा है। और ये जो है ना जलवायु यहाँ की, ये यहाँ की जलवायु है उष्ण कटिबंध के बाद में, ये जो जलवायु है ये उपोष्ण जलवायु है। कैसी है, उपोष्ण। तो यहाँ की जलवायु कैसी है, उपोष्ण जलवायु है, जलवायु है, ठीक है। और यहाँ की 90 से 66 के बीच में उसकी कौन सी जलवायु है, शीतोष्ण है। ये जलवायु कैसी है, शीतोष्ण है, ठीक है। वही कंडीशन यहाँ, यहाँ की जलवायु कैसी है, 90 से 66 के बीच में, मकर से 66 के बीच में, 66.5 के बीच में यहाँ की जलवायु कैसी है, उपोष्ण है, उपोष्ण है। और ये 66.5 से 90 के बीच की बात करते हैं, ये कौन सी शीतोष्ण है। अब यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है कि जलवायु, देखो जलवायु की कितनी पार्ट है बेटा, एक जलवायु, ठीक है, दो जलवायु, तीन प्रकार की जलवायु है, चार और पांच। ये पांच तो कटिबंध है, जलवायु की कटिबंध पांच है, लेकिन जलवायु कितनी है, तीन। अब मैं क्या समझा रहा था वो अब समझ में आएगा आपको। देखिए जलवायु, जलवायु विश्व में, जलवायु विश्व में कितनी है बेटा, तीन, आपके सामने दिख रही है। और भारत की जलवायु कैसी है, अगर विश्व में कटिबंध पूछे तो कटिबंध, जलवायु की कटिबंध पूछे किसके, जलवायु के, विश्व में। तो विश्व में कटिबंध पूछे तो विश्व में जलवायु की कटिबंध कितने हैं, तो आप देखो पांच जलवायु कटिबंध विश्व में पांच है, जलवायु तीन है। भारत में अगर मैं जलवायु बात करूँ, जलवायु, तो भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंध है। कैसी है, उष्ण कटिबंध है। क्योंकि भारत में जलवायु दो प्रकार की है, लेकिन ज्यादा प्रभाव किसका पड़ रहा है, उष्ण कटिबंध का पड़ रहा है। ज्यादा प्रभाव किसका पड़ रहा है, उष्ण कटिबंध का, तो ये भारत की। अब राजस्थान तो पूर्ण रूप से, आप गौर से देखो, राजस्थान तो पूर्ण रूप से किस में आ रहा है, राजस्थान तो पूर्ण रूप से उष्ण कटिबंध के ऊपर है, तो उपोष्ण में आ रहा है, किसमें आ रहा है, उपोष्ण में। तो राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की जलवायु कैसी है, उपोष्ण है। कैसी है, उपोष्ण है, ठीक है। राजस्थान की जलवायु कैसी है, उपोष्ण है, समझ गए। अब देखिए राजस्थान की सामान्यतः जलवायु बात करें, राजस्थान की जलवायु आपको उपोष्ण बतानी है। अब राजस्थान की उपोष्ण है तो मरुस्थल की भी तो उपोष्ण ही है, ठीक है। लेकिन मेरे भाई फिर भी यहाँ उपोष्ण होने के कारण की यहाँ विषमता पाई जाती है जलवायु में, इस कारण हम कह सकते हैं कि मरुस्थल की जलवायु विषम जलवायु है। कैसी जलवायु है, विषम। बाकी पूरे राजस्थान की जलवायु कैसी है, उपोष्ण है। लेकिन राजस्थान में देखो जलवायु के अलग अलग पद, राजस्थान में क्या सिस्टम, देखो आपको समझा दें एक बार। राजस्थान में सामान्यतः 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है, क्षेत्र के आधार पर। देखिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से जलवायु पाई जाती है, इसी कारण मरुस्थल में जलवायु का परिवर्तन हो रहा है। देखो यहाँ अरावली है, यहाँ ज्यादा कम फिर ज्यादा, ये अरावली है, ठीक है, ये अरावली है। ये कौन है, मरुस्थल है। अब आप देखो मरुस्थल है, और ये कौन है, ये हाड़ौती का पठार है। तो यहाँ की जलवायु कैसी है, शुष्क है। यहाँ की जलवायु कैसी है, अर्ध शुष्क है, अर्ध शुष्क है। और यहाँ की जलवायु कैसी है, उप आर्द्र है, उप आर्द्र है। और यहाँ की जलवायु कैसी है, आर्द्र है, आर्द्र है। और यहाँ की जलवायु अति आर्द्र है, अति आर्द्र है। जैसे जैसे आप मरुस्थल से इधर आएंगे, मरुस्थल से इधर आएंगे तो वर्षा का मात्रा बढ़ती है, बढ़ती है ना, वर्षा की मात्रा, मात्रा इधर बढ़ रही है, बढ़ रही है। किधर, आप देखिए ये कौन है, ये उत्तर है, और ये कौन है, पश्चिम है। उत्तर पश्चिम से आप इधर दक्षिण, दक्षिण पूर्व की ओर आएंगे, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जैसे आप आएंगे वर्षा की मात्रा बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा वर्षा झालावाड़ में होती है, सबसे कम कहाँ होती है, जैसलमेर में। इधर वर्षा की मात्रा बढ़ रही है, इधर वर्षा की मात्रा कम हो रही है, ठीक है। तो अब मैं जो क्वेश्चन बता रहा था उसमें आओ आप एक बार, ये क्वेश्चन पढ़ रहे थे। अब राजस्थान के देखो मरुस्थल से सामान्य विशेषता पढ़ रहे, तो उसमें जलवायु की बात आई थी कि जलवायु कैसी है। तो देखिए यहाँ की, राजस्थान में अलग अलग जलवायु है, राजस्थान में अरावली में से अलग है, वहाँ अलग है, सब अलग अलग जलवायु है। इस कारण हम कह सकते हैं कि मरुस्थल की जलवायु कैसी है, विषम जलवायु, क्योंकि यहाँ शुष्क भी और अर्ध शुष्क भी। लेकिन संपूर्ण राजस्थान की कैसी है, वो मैंने बता दिया आपको कि संपूर्ण राजस्थान की जलवायु कैसी है, पूरे राजस्थान की जलवायु कैसी है, तो आप बताएंगे उपोष्ण। कैसी है, उपोष्ण, ठीक है। बट राजस्थान में अलग अलग भागों की पूछे तो आप अलग अलग बता देना, अरावली में अलग है, वो अलग है, सब ठीक है। यहाँ की मुख्य नदी कौन सी बेटा, मरुस्थल में बहने वाली मुख्य नदी का नाम लूनी नदी है। कौन सी नदी है, लूनी नदी है। तो लवणता के लिए जानी जाती है, आधी खारी आधी मीठी, इसी का नाम है। क्यों है आगे के बताएंगे आपको, ठीक है। नहर की बात करूँ तो मुख्य रूप से नहर कौन सी है, देखो इंदिरा गांधी नहर एक तो मुख्य है, इंदिरा गांधी नहर है, ठीक है। एक आपको पूछे इंदिरा गांधी के अलावा, तो आप ध्यान रखें नर्मदा नहर है। कौन सी है, नर्मदा नहर।
क्योंकि नर्मदा नहर में भी, नर्मदा नहर का पानी भी इसमें आता है। कहाँ? जैसे सिरोही, बाड़मेर, जालौर, ज़्यादा तो बाड़मेर और जालौर वाले क्षेत्रों में नर्मदा नहर का पानी आ रहा है, ठीक है। और गगर नदी मत करना, गगर नदी का है हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ श्री गंगानगर मरुस्थल में मुख्य रूप से आते नहीं है, ठीक है। मुख्य रूप से बहने वाली नदी कौन सी है? लूनी नदी है। हाँ, अगर दो के जोड़े पूछे तो लूनी और घगर नदी, ठीक है। औसत तापमान यहाँ का 22 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। औसत डिग्री, अवशेष किसका? ये 33 सागर का है, 33 सागर का अवशेष है, 33 सागर का अवशेष है। यहाँ कृषि की बात करें, कौन सी कृषि होती है? तो कृषि की मैं यहाँ बात कर लेता हूँ, देखो, ठीक है। यहाँ कृषि कैसी होती है? तो आप बताओ। खरीफ की कृषि होती है, खरीफ, खरीफ होती है ज़्यादा, बाजरा, ठीक है, ये ज़्यादा होता है, खरीफ की फसल ज़्यादा होती है, ठीक है। मिट्टी हो गई, यहाँ खरीफ की फसल होती है। यहाँ देखिए, मरुस्थल में चट्टान पूछा आपको कि कौन से प्रकार की चट्टान पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा मरुस्थल में अवसादी चट्टान पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टानें पाई जाती है मरुस्थल में। और मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक दो पॉइंट, ठीक है, समझो आप। रुक्ष प्रदेश, क्या ये? रुक्ष प्रदेश, रुक्ष प्रदेश, मरुस्थल को रुक्ष प्रदेश किसने कहा था? ईश्वरीचंद ने, ठीक है। जैव विविधता के कारण, जैव विविधता के कारण, जैव विविधता के कारण ईश्वरी, ईश्वरी चंद प्रसाद, ईश्वरी चंद ने, ईश्वरी चंद ने क्या कहा इसको? रुक्ष प्रदेश का है, ठीक है। इसको गुजरातरा प्रदेश किसने कहा था? चीन के यात्री थे ह्वेंसांग, ह्वेंसांग ने क्या कहा इसको? गुजरात, गुजरातरा प्रदेश, इसको गुजरातरा प्रदेश कहने वाले कौन थे? चीनी यात्री, चीनी यात्री, चीनी यात्री ह्वेंसांग, ह्वेंसांग, ठीक है, चीनी यात्री ह्वेंसांग, ठीक है। तो ये सामान्यतः ध्यान रखना अब। और एक चीज और देख ले, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। इसके समांतर, समांतर देखो, इसके समांतर, अरावली के समांतर, अरावली के, अरावली के समांतर एनएच कौन सा है? तो आप बताएंगे सर एनएच 47, मुख्य रूप से कौन सा है? 48 है। अरावली के समांतर कौन सा है? एनएच 48 है, 48 अरावली के समानांतर है, ठीक है। हाँ, और अरावली के समानांतर वर्षा रेखा पूछे तो कल बताई थी मैंने, वो कौन सी है? 50 सेमी है, 50 सेमी वर्षा रेखा अरावली के समानांतर है। तो इतनी बात आप ध्यान रखें, ठीक है। चट्टान उटान बता दी मैंने सारी, ठीक है, ओके, ओके। हाँ, एक चीज और बता दूं, अब चाहो तो, जगह होगी, देखो, देखो, अरावली की ढालों पर, अरावली की ढालों पर की जाने वाली कृषि को किस नाम से जानते हैं? वालरा, क्या कहते हैं? वालरा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अरावली की ढालों में देखिए, मरुस्थल की साइड में, ठीक है, हाँ, ठीक है। अब बस बहुत है, इतनी बातें पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। अरावली की बातें अरावली में कर लेंगे, और ठीक है, तो अरावली की बातें अरावली में कर लेंगे, छोड़ो इसको। जलवायु के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है, राजस्थान की अलग जलवायु। अब हम नया पॉइंट पढ़ेंगे। कितने पॉइंट हो गए बेटा? हमने पॉइंट कर लिए कितने? 9। अब हम नया पॉइंट पढ़ेंगे 9 नंबर के बाद में, आप 10वां पॉइंट कर लेंगे, ठीक है। तो 10वां पॉइंट करेंगे मरुस्थल में, कोई सा ले लो, मरुस्थल की अक्षांश और देशांतर ले लो, मरुस्थल के जिले ले लो, कोई भी ले लो आप, मरुस्थल के जिले ले लो आप, जिले, जिलों का विस्तार, जिलों का विस्तार, कितने जिलों का विस्तार है, या कितने जिलों में विस्तार है इसका? जिलों का विस्तार, जिलों में विस्तार। तो मरुस्थल का विस्तार अगर मैं जिलों में देखूं, तो देखिएगा, आपको थोड़ा ये पॉइंट मैं चित्र में समझा देता हूँ आपको। देखिए, इसमें संभाग की बात करें तो एक तो संभाग आएगा बीकानेर संभाग, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक तो आएगा बीकानेर संभाग, ठीक है। कौन सा संभाग आएगा? बीकानेर संभाग, ठीक है। एक आएगा इसमें जोधपुर संभाग, थोड़ा ध्यान रखें, जोधपुर संभाग आएगा इसमें, जोधपुर संभाग, ठीक है। एक आएगा इसमें जोधपुर संभाग, और एक इसमें आता है सीकर संभाग। सीकर वर्तमान में संभाग नहीं है, था इसको, सीकर संभाग की जगह आप ले लो जयपुर संभाग, क्योंकि वापस सीकर किस में गया? जयपुर संभाग में। तो जयपुर संभाग। एक ले लो अजमेर संभाग, अजमेर
अजमेर संभाग, ये संभाग आएंगे इसमें। अब इनके जिले में बताता हूँ कौन कौन से जिले आएंगे। जैसे अजमेर का आएगा डीडवाना, अजमेर का डीडवाना, अजमेर का नागौर, अजमेर का नागौर, अजमेर का डीडवाना, और इसी का ब्यावर। कौन सा? ब्यावर भी इसी का आएगा, ठीक है। तो ये जो जिले हैं ना इसके, तो देखो जिले में इस अलग लिख रहा हूँ, संभाग अलग है। संभाग कितने आ रहे हैं तो आप बताएंगे सर संभाग की बात करें तो संभाग कितने आ रहे हैं? 4। और जिले भी मैं आपको गिनवा देता हूँ, देखो काउंट करवा देता हूँ। बीकानेर के ले लो बेटा, सीकर, चूरू, सॉरी, बीकानेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, मानगढ़, चूरू और गंगानगर, गंगानगर। अब देखिए 4 ये ले लो, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं 4 जिले ये ले लूँ, 3 जिले ये ले लो, ठीक है। और इसके ले लो 8 जिले में से 7 जिले, सिरोही को छोड़ दो, इसमें 8 जिले हैं टोटल। बीकानेर जोधपुर में, सिरोही को छोड़ दो, 7 ले लो आप, 7 ले लो। जोधपुर खुद आ जाएगा, जोधपुर खुद आ जाएगा, ठीक है। और जैसलमेर आ जाएगा, जैसलमेर, ठीक है। एक होना जाएगा फलोदी, फलोदी, बाड़मेर, बाड़मेर, पाली, पाली, ठीक है, पाली, जालोर, पाली, जालोर, पाली और जालोर, ठीक है। चेक, पाली, जालोर, जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर, तो कौन सा रह गया? और एक बालोतरा नया जिला होंगे ना, बालोतरा। ये 7 जिले लेना है, केवल सिरोही नहीं लेना है इसका, इसका एक सिरोही नहीं लेना क्योंकि सिरोही इसमें नहीं आएगा, ठीक है 8 इसमें, लेकिन लेने 7 है। अब जयपुर संभाग का बेटा, जयपुर को तो आएगा नहीं, जयपुर में सीकर ले लो, एक, एक तो सीकर और एक झुंझुनू, ठीक है। सीकर और झुंझुनू, ये 2 ही लेने हैं इसके, ठीक है, इसके 2 ही लेने हैं, ठीक है, सीकर और झुंझुनू। अब देख लो आप, अब देखिए मेरे भाई, अगर अब जिलों की बात करें तो टोटल 16 जिले हो गए, 17 हो गए, ठीक है, 16 जिले हो गए, डीडवाना, ठीक है। अब देखो मैं आपको चित्र में दिखा देता हूँ, ये देख लो आप, चित्र में देख लो आप, देखो चित्र में देखना है, ठीक है, चित्र में देख लो आप, ये 4 जिले, ये 4 जिले तो है इसके बीकानेर के, ठीक है। और नागौर, डीडवाना, ब्यावर, ठीक है। और ये, और अजमेर का भी कुछ भाग है, अजमेर को भी देखो आजकल तो क्या है, अजमेर का पश्चिम भाग में भी थोड़ा सा मरुस्थल का विस्तार है, ठीक है, ये बात समझे, लेकिन मुख्य रूप से नहीं है, इसलिए ये आ गए, ठीक है, ब्यावर आ गए। ये कितने हो गए? 3 हो गए। फिर देखो ये पाली, सिरोही को नहीं लेना है, सिरोही को छोड़ दो आप, बाकी ये जिले ले लो आप, कितने? 7। चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जिले ले लो। अब सिक्कर और झुंझुनू ये ले लो, 2 जिले। अब आप चेक कर लो, देख लो, ये जिले समझाए मैंने, 7 11, ठीक है, और 5 ये ले लो, ठीक है, कितने हो गए? 16 जिले हो गए, ठीक है। मुख्य रूप से 16 जिलों में विस्तार है इसका, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। आ जाओ, ठीक है। तो अब जिले पूछे तो कितने हैं? 16 जिले हैं, ठीक है, 16 जिलों में मुख्य रूप से विस्तार है। हेलो। संभाग पूछे तो संभाग कितने हैं? 4। 4 संभाग का 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। ये मरुस्थल का जिलों का विस्तार हो गया, ठीक है। इसके बाद में हम चलते आगे। इस मरुस्थल के विस्तार में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है मरुस्थल में? तो आप बताएंगे सबसे बड़ा संभाग कौन सा? जोधपुर है, ठीक है, जोधपुर। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन ये पूछ ले आपको, देखो एक चीज और बताएं आपको, अगर ये पूछे, नोट में बता रहा हूँ, कृषि विभाग के अनुसार, तो आप इसको क्या कर लेंगे कि इसमें सिरोही और शामिल कर लेंगे, ठीक है, सिरोही भी है ना, हाँ। कृषि, कृषि विभाग के अनुसार तो फिर बेटा 16 तो थे ही, एक सिरोही और शामिल कर लो, ये तो जाएंगे 17, ठीक है। बस इतने ध्यान रखने हैं आपको, ये संभाग याद रखना है, जिले याद रखना। संभाग जो सिरोही संभाग में, जोधपुर, जोधपुर सॉरी जोधपुर ये जिला है ना सिरोही वाला, किसमें आता है? जोधपुर संभाग में, ठीक है। अब हम बात करते हैं 11 नंबर पॉइंट की, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ किसकी? क्षेत्रफल की, मरुस्थल के क्षेत्रफल की। थार के मरुस्थल
मरुस्थल का क्षेत्रफल, इसका कॉन्सेप्ट समझो आप। देखिए सबसे पहले इसका समझने से पहले मुझे आप बताओ राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 34/22 वर्ग किलोमीटर, यही है। मरुस्थल का कॉन्सेप्ट समझने से पहले राजस्थान का समझो। अब मेरे भाई इसका अगर मैं बात करूं, इसका इसके दो टुकड़े करने हैं। कैसे करने हैं? मरुस्थल का विस्तार देखो, हमने पढ़ा था कि मरुस्थल राजस्थान के 61.11% भाग पर कौन है? मरुस्थल है। समझ रहे हो? मरुस्थल है। तो इसका आप ये निकालेंगे तो 20, 90, 42 वर्ग किलोमीटर। आप समझो इस बात को, 2,09,042 वर्ग किलोमीटर। अब मैं ये कह रहा हूँ कि शुद्ध रूप से देखिए, पहाड़ी और पहाड़ी व पर्वत को छोड़कर, भाई मरुस्थल में आप इस चीज को समझो कि मरुस्थल ये भाग है। देखो क्या सिस्टम, आप समझो इस बात को कि राजस्थान के पश्चिम भाग में मरुस्थल है, बिल्कुल सही बात आपकी। बट मैं ये कह रहा हूँ ये अरावली है, देखो अरावली है, ठीक है। बट अरावली के अलावा इधर वाला सारा ही मरुस्थल नहीं है बेटा। हाँ इधर हम पढ़ते हैं मरुस्थल है सारा, ये इधर वाला सारा मरुस्थल है। और इस पूरे भाग का 61.11% भाग पर मरुस्थल है, बिल्कुल सही है। बट इनमें भी तो कहीं कहीं पहाड़ियाँ हैं, कहीं पठार हैं, कहीं पहाड़िया क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है। इन पहाड़ियों को काट कर इन पहाड़ी, ये पहाड़ी भी तो इनमें, बस 61.11% में पहाड़ियाँ भी तो आ रही है। तो पहाड़ियों को छोड़कर मरुस्थल का विस्तार, मरुस्थल मरुस्थल का मरुस्थल का विस्तार, पहाड़ियों को छोड़कर मरुस्थल का विस्तार, समझ रहे हो बात? पहाड़ियों को छोड़कर मरुस्थल का विस्तार कितना है? तो देखो आप, पहाड़ियों को छोड़कर कितना परसेंट मरुस्थल है, तब आप बताएंगे यहाँ सर कि 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में मरुस्थल फैला हुआ है। 1,75,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, जबकि यहाँ कितना रहे? 2 लाख ऊपर आ रहा है, ठीक है। समझ गए? ये है मरुस्थल, ओरिजिनल मरुस्थल इसमें है, क्योंकि इनमें पहाड़ियों को मैंने हटा दिया है, ठीक है। पहाड़ियों को हटाने के बाद में कितना मरुस्थल है? ये समझ गए बात को? हाँ जी। अब देखो, अब एक क्वेश्चन आता है। हाँ, भारत भारत में स्थित भारत में स्थित संपूर्ण भारत में स्थित संपूर्ण भारत में स्थित संपूर्ण मरुस्थल का राजस्थान में विस्तार जितना भारत में है, उसका राजस्थान में कितना है? तो आप बताएंगे इसका लगभग 58% भाग है। टोटल जितना भारत में, उसका लगभग 58% तो अकेले राजस्थान में है, ठीक है। अब मैं एक बात कहूँ, देखो इसरो इसरो के अनुसार, इसरो के नवीनतम नवीनतम शोध के अनुसार शोध के अनुसार अनुसार और मरुस्थल राजस्थान में मरुस्थल लगभग कितना परसेंट है? 67% है। 67% है, समझ रहे हो बात को? 67% है। अब मैं ये समझा रहा हूँ कि 67% कैसे हुआ, वो हम समझा रहे हैं, ठीक है। 67% कैसे हुआ, उनमें देखिए कैसे हुआ, वो जो बताया था मैंने आपको। चित्र कहाँ गया वो? हाँ, इस चित्र में आओ एक बार आप। इस चित्र में देखो आप, ये देखो 67% का मतलब क्या है? ये बच्चे क्या कर रहे हैं ये? हाँ, तो देखो मैं आपको बताऊँ 67% का क्या मतलब है ना। जैसे अरावली हमने पढ़ी है ना। 67% कैसे हुआ? तो अरावली पढ़ी बेटा, ये अरावली ज़्यादा कम फिर ज़्यादा, ये अरावली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 67% कैसे हो गया? तो कहने का मतलब बीच में क्या है कि सबसे ज़्यादा दर्रे पाए जाते हैं, घाटियाँ दर्रे पाई जाती है अरावली में, अजमेर विभाग में। तो ये मरुस्थल का जो विस्तार है अजमेर के फैलता, अजमेर में और आ गया। अजमेर में आता आता ये अजमेर में, देखो अजमेर में अभी आ गया, और अजमेर में आता आता टोंक तक फैल गए, ऐसे अजमेर टोंक इनमें और फैल गया है। मरुस्थल धीरे धीरे इनमें आ रहा है।
तो इसी मरुस्थल को आगे बढ़ने को क्या कहते हैं, मरुस्थल का मार्च कहते हैं। किन्हीं कारणों से मरुस्थल का आगे बढ़ना, मरुस्थल का मरुस्थल का आगे बढ़ना क्या कहलाता है, मरुस्थल का मार्च। मरुस्थल का मरुस्थल का मार्च कहलाता है, मरुस्थल का मार्च कहलाता है। ठीक है, तो इस कारण से मरुस्थल का विस्तार फैल गया। समझ गए बात। ये 67% का क्या कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं इस बात को, 67% कैसे हो गया। ठीक है, और वैसे कितना परसेंट है, वैसे आपको पूछे तो कितना परसेंट है, 61%। लेकिन 61% में तो क्या है, पहाड़ियाँ भी है। पहाड़ियों को निकाल करके कितना परसेंट है, 52%। पहाड़ियों को निकाल दे तो कितना परसेंट है, 52%। तो 61% और 52%, अगर इसका राजस्थान का क्षेत्रफल 52% निकालेंगे तो ये आएगा, 61% निकालेंगे तो लगभग ये आएगा। और वैसे संपूर्ण भारत का राजस्थान में कितना है, तब 58 बताना है, और इसरो के अनुसार कितना बताना है, 67 बताना है। तो ये क्षेत्रफल का ध्यान रखें, सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है, कब 67 करना है, कब 52 करना है, कब 61 करना है, पूरा संपूर्ण भागफल कितने भागफल मुश्किल तब बताएंगे, 61.11% भागफल। तो ये था थार के मरुस्थल का विस्तार। जिलों का विस्तार देख लिया, क्षेत्रफल हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं आगे 12 नंबर पॉइंट, अक्षांश। थार के थार के अक्षांश अक्षांश व देशांतर विस्तार। अक्षांश व देशांतर विस्तार किसका, थार का। थार का अक्षांश व देशांतरीय विस्तार। ठीक है, क्या है थार का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार, देखो थार का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार कितना है। देखो लो भाई, देखो देशांतर की बात करूं मैं तो देशांतर तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है, जहां से राजस्थान का देशांतर स्टार्ट होता है वहीं से स्टार्ट हो जाता है। कितना है राजस्थान का देशांतर, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर से यहाँ से मरुस्थल स्टार्ट होता है, और मरुस्थल पूरा कहाँ होता है, देखो राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सी है, तो 75 है। जबकि मरुस्थल की मैं बात करूँ तो मरुस्थल वाली कितनी है, 74 डिग्री 45 मिनट पूर्वी पूर्वी देशांतर पूर्वी देशांतर। ठीक है, पूर्वी देशांतर, यहाँ तक मरुस्थल फैला हुआ है। ये राजस्थान का देशांतर नहीं है, मरुस्थल का देशांतर। ठीक है, और अगर बात करें किसकी, अक्षांश की, तो मरुस्थल का अक्षांश कितना है, तो अक्षांश आड़ी रेखाओं को कहते हैं, ये आड़ी रेखा। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो अक्षांश कहाँ से स्टार्ट होता है, अक्षांश 25 डिग्री से, लगभग 25 डिग्री तक इसका विस्तार है। तो कितना है, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से लेकर जहाँ तक मरुस्थल पूरा है, श्री गंगानगर तक, वहाँ तक ये पूरा फैला हुआ है। तो कितना है, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, इनमें मरुस्थल का विस्तार है। तो आप ये बता सकते हैं मरुस्थल का अक्षांश कितना है और देशांतर कितना है। अक्षांश है 25 डिग्री से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट, और देशांतर खड़ी लाइन की बात करें, ठीक है, तो कितना है, 69 डिग्री 30 मिनट से 74 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर। ये थार के मरुस्थल का अक्षांश और देशांतरी विस्तार है। ठीक है, ये अक्षांश और देशांतरी विस्तार है। समझ गए बात। अब चलो आगे देखो, अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, फिर हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे। देखो क्या पढ़ रहे थे हम, इससे इसको तो मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, इसके बाद में आओ आप यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने 8वां पॉइंट पढ़ा, 8वां पॉइंट कल थोड़ा सा पढ़ लिया था। आज इतना पढ़ा बेटा कि राजस्थान में इसका महत्व क्या है। तो अब तो ये निम्न वायुदाब का केंद्र बनाता है, एक तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये वर्षा करवाने में क्या है, सहायक है। कौन, थार का मरुस्थल। ये भारतीय उपमहाद्वीप में ऋतु चक्र का क्या करता है, निर्गमन करता है, ऋतुओं का निर्गमन करता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे कि लोहे के मैदानों का निर्माण करता है, समतल मैदानों का। इसके बाद में हमने पढ़ा 9 नंबर पॉइंट, थार के मरुस्थल की विशेषताएं, जिसमें जनसंख्या, क्षेत्रफल, मिट्टी, जलवायु, नदियां, नहर, तापमान, अवशेष, कृषि, चट्टान, इसको क्या और क्या नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है, उसका जलवायु कैसी है वो भी बात करनी चलिए। ठीक है,
ठीक है। इसके बाद में मैंने जलवायु यहाँ समझाई आपको, जलवायु कैसे होती है, ठीक है। जलवायु के बाद में राजस्थान की कौन सी है, और राजस्थान की जलवायु सामान्यतः क्या है, अलग अलग है, तो ये भी हमने समझा दिया, ठीक है। इसके बाद में देखो, इसके बाद में देखो ये दिखा लिए। फिर देखो ये, फिर बेटा क्या कर लिया हम, जिलों का विस्तार। इसमें जिलों के विस्तार में हमने देखा है कि संभाग की बात करें तो कितने हैं, 4 हैं, और जिलों की बात करें तो कितनी है, 16 है। 16 जिले लगभग आ रहे हैं इसमें, लेकिन कृषि विभाग के अनुसार कौन सा आ रहा है, सिरोही भी आ रहा है, तो कितने हो गए, 17 हो गए। संभाग 4, जिले 16, और 17 का भी याद करने हैं, वो बता दिए मैंने आपको। फिर इसके बाद में, अच्छा इनमें से सबसे बड़ा संभाग कौन सा, ये पूछे तो सबसे बड़ा संभाग पूछ ले इनमें से कि मरुस्थल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। अब बड़े संभाग की बात करें तो कौन सा है, जोधपुर संभाग है। बड़ा कौन सा है, जोधपुर संभाग है, समझ गए क्या। और छोटा संभाग पूछ ले क्षेत्रफल में तो कौन सा है, ये मरुस्थल में तो कौन सा है, अजमेर है। और जिलों की बात करें, हाँ, क्षेत्रफल में अगर जिले कम, इसका क्षेत्रफल ज्यादा है जयपुर का, इसका कम है। क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं हम, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। हाँ, जयपुर बहुत बड़ा है, जयपुर में अलवर उलवर कई बज रहे हैं, ठीक है। अब चलो, हाँ जनसंख्या की दृष्टि से पूछे मरुस्थल में तो पूछे कौन, जनसंख्या में बड़ा है, जनसंख्या में क्या है, जनसंख्या ज्यादा है इसमें, ये ठीक है जनसंख्या के हिसाब से। चलो आगे, इसके बाद में हमने बात कर ली 10-11 नंबर पॉइंट, थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल बात कर ली। क्षेत्रफल में दो अलग अलग पॉइंट है, 61.11 का बताना है, 52% का बताना है, 52 में भी 1,75,000 हो गए, ठीक है। 58 का बताना है, और 67 का बताना है, ये आप ध्यान रखेंगे पूरी, ठीक है। 11 नंबर पॉइंट के बाद में हमने पढ़ा 12 नंबर, थार के अक्षांश व देशांतरी विस्तार, ठीक है। अब बेटा हम आगे बढ़ेंगे, आगे 8-12 हो गए क्या, 12 हो गए, ठीक है। अब देखो थार, 13 नंबर पॉइंट पढ़ते हैं, थार मरुस्थल, थार मरुस्थल के प्रकार, मरुस्थल के प्रकार ऐसे भी हो सकता है, ठीक, इतना भी पढ़ेंगे तो भी ठीक है, मरुस्थल के प्रकार, ये भी ठीक है। अब देखो, सामान्यतः मरुस्थल 3 प्रकार के होते हैं। अब जैसे राजस्थान में इसके इसके सारे सारे, किसके सारे सारे, मतलब आप बताओ रेड क्लिप रेखा के सारे, ये रेड क्लिप रेखा है, भारत और पाकिस्तान या राजस्थान और पाकिस्तान के बीच की बात हो रही है, ये कौन है, रेड क्लिप रेखा, ठीक है, ये होगी रेड क्लिप, रेड क्लिप रेखा होगी, ठीक है। अब देखो ये अरावली है, ज्यादा कम फिर ज्यादा, अरावली के बिना तो राजस्थान की ज्योग्राफी अधूरी है, समझे ये बात। हाँ, इतनी बार बनाता हूँ मैं, मुझे खुद को पता नहीं कितनी बार बना दिया मैंने। ये अरावली है, इस अरावली के, देखो ये अरावली है, अरावली के सारे सारे की बात, देखो अरावली के सारे सारे हम बात करें इस मरुस्थल की, देखो देखो, एक तो है भैया बीकानेर के जस्ट नीचे वाला क्षेत्र बड़ा ये, और एक क्षेत्र ये, और एक क्षेत्र ये, अरावली के सारे सारे वाला है ना, एक क्षेत्र ये। अब आप गौर से देखो, मैं एक चित्र बना रहा हूँ यहाँ पर, डॉट डॉट, अरावली के जो सारे सारे ये जो चित्र है ना, ये चित्र, ये मिश्रित क्षेत्र है, इसमें बालू भी है और अरावली के पत्थर भी मिले हुए हैं, ठीक है। तो मिश्रित को क्या कहते हैं, हम हमादा कहते हैं, क्या कहते हैं, हमादा, क्या कहते हैं, हमादा, समझ गए। ये हमादा मरुस्थल है, कैसा मरुस्थल है, पथरीला मरुस्थल है, कैसा मरुस्थल है, पथरीला, पथरीला को हम क्या कहते हैं, हमादा, हमादा, ठीक है। ये पत्थर ज्यादा है, अरावली के सारे सारे पत्थर ज्यादा है, ये बोल रहा हूँ मैं, है ना। ये पथरीला है, इसको हम मादा के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं, हम मादा, ठीक है। और मैं करूँ एकदम से, अगर रेड क्लब रेखा की और बात करें, रेड क्लब रेखा की और बात, तो यहाँ तो एकदम शुद्ध बालू ही बालू है, क्या गजब बालू है, घूम के आओ कभी आप, ये एकदम से बालू है। तो ये भाग क्या कहलाएगा, ये भाग, ठीक है। तो इसको क्या कहलाएगा, इर्ग कहते हैं, क्या बोलते हैं, इर्ग, क्या कहते हैं, इर्ग मरुस्थल कहते हैं, इर्ग मरुस्थल। और एक होता है रेंग, कौन बताएगा, रेंग मरुस्थल, ये जो भाग है ना, ये इन दोनों के बीच में पच गया, तो इसमें बालू भी है और ये मिश्रित है ना, रेंग मरुस्थल है, ऐसा है। ये रेंग तो है, बोलो कि मन तो अड़ी ने मिला दिया, रबड़ी ने मिला दिया, है ना।
तो चारों में मैंने मिला दिया। रेंग मरुस्थल है, इसमें क्या है कि पत्थर भी है और मिट्टी भी है, बालू भी है, पत्थर प्लस बालू। तो पत्थर और बालू दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है? रेंग मरुस्थल है, जिसको मिश्रित मरुस्थल भी कहते हैं। ठीक है, पत्थर और बालू दोनों है। इसमें ये जो मरुस्थल है इसमें इसमें ओनली क्या है? बालू है, बालू का इसमें बालू ही है। और वास्तविक मरुस्थल यही है, इसे ही महान मरुस्थल कहते हैं, महान मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, यही इसे ही वास्तविक मरुस्थल कहते हैं। वास्तविक मरुस्थल यही होगा ना, वास्तविक महान मरुस्थल, वास्तविक मरुस्थल कहते हैं। अब देख लो आप, ये ऐसी कंडीशन है राजस्थान में। ठीक है, तो ये तो शुद्ध मरुस्थल हो गया, जिसको हम रेक कहते हैं। और ठीक है, इर्क कहते हैं, क्या कहते हैं? इर्क कहते हैं। और ये अरावली के सारे जो पत्थर है उसको क्या कहते हैं? हमादा कहते हैं। जो बीच में फंस गया उसको क्या कहते हैं? रेक मरुस्थल कहते हैं। तो मरुस्थल के प्रकार हो गए 3। अब कभी कभी इनमें क्वेश्चन पूछता है कि बताओ आपको मरुस्थल के प्रकार में रेड क्लब रेखा से अरावली की ओर जाए तो कौन कौन से मरुस्थल का प्रकार मिलते हैं, तो उनमें क्रम पूछेगा आपको। तो देखो इधर से देखो बेटा, 1 नंबर में ये 1 नंबर है ना, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, और उसको हम देते हैं 3 नंबर। अब बताओ इधर से रेड क्लब रेखा की ओर से बताओ। मैं तो कह रहा हूँ जितना चित्र बनाओगे उतने ही कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो देखो इर्ग, रेंग और हमादा, तो इधर से पूछ सकता है कि अरावली से रेड क्लब रेखा की ओर जाए तो कौन से? हमादा, रेग और इर्ग। ठीक है, समझ गए बात? हाँ, अब देखो मेरी बात, इतनी बात समझ में आ गई क्या आपको? अब हम आगे पढ़ते स्टार्ट करते हैं। देखो 14 नंबर पॉइंट हम पढ़ते हैं। 14 नंबर पॉइंट इसमें पढ़ते हैं थार की मरुस्थल का, थार की मरुस्थल, थार के मरुस्थल का राजस्थान में, विभाजन, वर्गीकरण, वर्गीकरण, इसका वर्गीकरण हम यहाँ पढ़ेंगे। थार के मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया राजस्थान में। चित्र से भी पढ़ेंगे और बिना चित्र भी पढ़ेंगे, और एक एक को अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बीच बीच में और बातें आएंगी, आती रहेंगी। ठीक है, एक तो क्या बेटा आपने शुष्क पढ़ा है, क्या पढ़ा है? शुष्क, शुष्क मरुस्थल है। और एक क्या है? अर्ध शुष्क है। 2 मरुस्थल है, इनको पढ़ेंगे। अर्ध शुष्क मरुस्थल है, अर्ध शुष्क और शुष्क मरुस्थल है। ठीक है, तो देखो शुष्क मरुस्थल के 2 भाग हैं। कैसे हैं देखो, आप समझो, ये 2 भाग हो गए, शुष्क और अर्ध शुष्क। ठीक है, इनमें देखो समझो, मैंने समझाया भी था आपको। थोड़ा सा इधर लिख देते हैं इसको, ये लो यहाँ लिख दो आप इसको। ये क्या है? अर्ध, अर्ध शुष्क है। फिर इनको एक एक का पोस्टमार्टम करेंगे, यहाँ से ये चलेगा 2 दिन, शुष्क और अर्ध शुष्क चलेगा 2 दिन। ठीक है, लो भाई, ये कितने भाग पर है, इसमें कितनी वर्षा होती है, सारी डिटेल हम पढ़ेंगे। देखो ये अरावली बना दिया मैंने, फिर से अरावली, अरावली कम फिर ज्यादा फिर कम, ये अरावली है, इसको हटाओ। अब देखो ये तो होगी अरावली, तो बता दिया मैंने शुष्क और अर्ध शुष्क कहाँ है। ठीक है, बार बार में देखो ये कौन सा है? शुष्क है। जो रेड क्लब के सारे सारे अरावली के पास में कौन सा है? अर्ध शुष्क है, अर्ध शुष्क है। इनमें भी, इनमें भी इसके जहां पर मरुस्थल, ठीक है, जहां पर बालू का है उसको तो बोलते हैं बालू का, बालू का युक्त, जिसमें बालू का है, और जिसमें नहीं है उसमें बोलते हैं बालू का मुक्त, बालू का मुक्त। अब एक एक को पढ़ेंगे हम डिटेल से। आ जाओ, यहाँ कौन सा है बेटा? घगर नदी, घगर नदी बेसिन, घगर बेसिन। ठीक है, यहाँ पढ़ेंगे हम शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश। इनमें क्या क्या है सारी बात पढ़ते हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। ठीक है, और यहाँ पढ़ेंगे लूनी नदी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश। ठीक है, गोडवाड़ प्रदेश। ठीक है, इतनी चीज पढ़ेंगे। तो इसके कितने भाग हैं? 2 भाग है, 1 भाग और 2 भाग। इसके 2 भाग हैं, बता दिया मैंने। मालूम इसके कितने भाग पढ़ेंगे? 4। इसके भाग पढ़ेंगे 1, 2, 3 और 4। इसके पढ़ेंगे 2 भाग, इसके पढ़ेंगे 4 भाग। ये हम कल पढ़ेंगे। देखो 14 पॉइंट मैंने करवा दिया आपको, 14 से टोटल 20 से भी ज़्यादा पॉइंट करवाएंगे मरुस्थल में। ठीक है, तो इनको अब कल पढ़ेंगे हम। ठीक है, कल पूरा करवा देंगे इसको, कोशिश करेंगे कल पूरा हो जाए। ठीक है, तो सभी विद्यार्थियों को
धन्यवाद। ओके। ओके भाई। ठीक है भाई।